हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10 एक्सरसाइज 3.6। ठीक है, उसके एग्जाम्पल जो वर्ड्स प्रॉब्लम रह रहे हैं उसे हम डिस्कस करेंगे। उसके वर्ड्स प्रॉब्लम क्या रह रहे हैं कि एग्जाम्पल नंबर 19 अगर मैं बात कहूं इस क्वेश्चन को लेके तो ये कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कंसीडर किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये क्या होता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी होता है पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो इसके कॉन्सेप्ट हमें समझने कि कॉन्सेप्ट कैसे बनते हैं। तो ये जनरली क्वेश्चन हमारा कहाँ से पूछा जाता है पता है, ये कंपटीशन सेक्टर से भी इसका बहुत ज्यादा ताल्लुक है, बहुत ज्यादा तालमेल है। इस टॉपिक से कंपटीशन सेक्टरों में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये है बोट एंड स्ट्रीम, एक टॉपिक होता है हमारे पास। ये अरिथमेटिक का एक टॉपिक होता है। जनरल कंपटीशन आप अगर एग्जाम देते हो तो उसमें बोट एंड स्ट्रीम का एक टॉपिक होता है अरिथमेटिक मैथमेटिक्स में, तो वहीं से ये चीजें आती हैं। तो हम इसे यहीं पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं ताकि हम आगे भी मिले तो इस क्वेश्चन को इजीली ड्रॉप कर सकें। ठीक है, इजीली इसे हम सॉल्व कर सकें। तो बोट एंड स्ट्रीम में क्या होता है कि हमारे पास ये पानी की लहरें, मैं थोड़ा हिंदी बोलता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में अच्छी तरीके से। ये क्या है, पानी की लहरें, एक नाव है यहाँ पे। ठीक है, एडजस्ट कर लीजिए, नाव है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। नाव क्या करता है कि सबसे पहले तो हमारे पास इस क्वेश्चन में दो वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। दो वर्ड, वो दो वर्ड कौन सा है, एक हमारे पास अप स्ट्रीम है और एक हमारे पास अप स्ट्रीम है और एक हमारे पास डाउन स्ट्रीम है। ठीक है, इन दो वर्ड का इस्तेमाल, ये दोनों चीजें होती क्या है हम उसके बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि ये पानी की लहरें हैं। ठीक है, क्या है, पानी की लहरें यहां से ये इधर की तरफ चल रही है। ठीक है, सारी लहरें किधर है, इधर की तरफ। इनकी डायरेक्शन किधर है, इधर राइट हैंड की तरफ। ठीक है, हम ले लेते हैं कि हमारे पास जो है स्ट्रीम, इस लहरों की, ये जो हमारे पास है स्ट्रीम जो है, स्ट्रीम उसको इंग्लिश में स्ट्रीम कहते हैं, धारा। ठीक है, इसकी जो स्पीड है हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर, और हम नाव की स्पीड मान लेते हैं, नाव की स्पीड x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, x किलोमीटर पर आवर, कोई प्रॉब्लम नहीं। यूनिट तो हम जैसा चाहेंगे वैसा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बोट की हमने स्पीड क्या ले ली है, x किलोमीटर पर आवर, और हमारा जो जल की धाराएं हैं, स्ट्रीम की जो स्पीड है वो कितना है, y किलोमीटर। तो अगर बोट अगर इधर की तरफ चलता है, बोट इधर की तरफ चलता है और हमारा पानी जो जल है उसका धारा की दिशा जो है, उसकी स्पीड जो है वो भी अगर उसी साइड चलती है जिधर बोट चल रहा है, तो हमारा ये कहता है, ये होता है क्या, डाउन स्ट्रीम। तो हम यहां लिखते हैं कि डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम आर सेम। ठीक है, वेन है ना, वेन जब हमारे पास डायरेक्शन बोट और स्ट्रीम का क्या हो, सेम हो, तब हमारे पास क्या, कौन सा वर्ड बनता है, वो डाउनवर्ड बनता है। क्या, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तब हमारे पास क्या बनता है, डाउन स्ट्रीम। क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। अच्छा, एक बात बताइए, अब अगर कोई पानी की लहरें और उस पे नाव चल रही है, अगर मैं पानी की लहरों की दिशा में, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम की दिशा, डायरेक्शन में अगर मैं नाव को लेके चलता हूं, तो हमारे पास जो उस नाव की स्पीड होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, उस पानी की धाराएं, करंट ऑफ वाटर, और उस नाव का जो हमारे पास क्या स्पीड है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आप लोग बेसिकली एक तरीके से चेक भी कर सकते हो कि हम किसी भी नदी में जब कोई नाव चलता है, कोई बोट चलता है हमारा, तो हमारी जो स्पीड होती है वो दुगुनी, वो बढ़ जाती है। कब, जब हम उसी डायरेक्शन में चलते हैं, जब हमारे पास स्पीड ऑफ स्ट्रीम की डायरेक्शन में अगर हम चल रहे होते हैं तो हमारा डायरेक्शन बढ़ जाता है। तो वही हमारा क्या होता है, डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम क्या होता है, तो हम कैसे स्पीड, अब इफेक्टिव स्पीड कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब
दोनों की दिशा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो तो डाउनवर्ड हम डाउन स्ट्रीम उसे बोलेंगे, और उसका इफेक्टिव स्पीड बोट का क्या हो जाएगा उस पानी में, जो भी हमारे पास इसका इसकी स्पीड और इनकी बोट की और स्ट्रीम की ऐड हो जाएगी। क्या बोला मैंने कि अगर हमारे पास डायरेक्शन दोनों के स्ट्रीम की और बोट की सेम हो तो इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट की जो इफेक्टिव स्पीड होगी, जो हम कैलकुलेट करेंगे एग्जैक्ट उस पानी में, हमारी क्या होगी, उन दोनों की स्पीड जो ऐड होके हमारे पास निकल के आएगी। ठीक है, ये पहली बात थी। अच्छा, दूसरी बात देखिए, when the direction of boat and stream are opposite। क्या लिखा मैंने, जब एक मैं और ड्रॉ कर देता हूं यहाँ पे, ये तो हमारे पास सेम डायरेक्शन में, एक हमारे पास यहाँ है, ठीक है, ये बोट है, ठीक है, हमने देखा कि हमारे पास डायरेक्शन इधर है, स्ट्रीम की डायरेक्शन जो है वो इधर की तरफ है, लेकिन बोट की डायरेक्शन जो है, बोट की डायरेक्शन अपोजिट साइड है। बोट की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड। तो हम क्या करते हैं, अगर ये x है और ये y के स्पीड से चल रहा है, x और y के स्पीड से अगर चल रहा है, हमने लिख लिया व्हेन द डायरेक्शन ऑफ बोट एंड स्ट्रीम आर अपोजिट, तब हमारे पास इफेक्टिव स्पीड क्या होगी बोट की उस वाटर में, तो हम यहां लिखेंगे कि इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या हो जाएगी, वो बोट की जो स्पीड होगी वो उतना माइनस हो जाएगा, कितना, जितना हमारे पास इस करंट, इस धारा की स्पीड होगी, इस वाटर की डायरेक्शन, जो हमारे पास ये लहरें हैं इनकी जो स्पीड होगी उससे, उसको हम क्या करेंगे, बोट की स्पीड से माइनस कर देंगे। ठीक है, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। इसी को क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। ध्यान रखिएगा। तो दो बातें हमारे यहाँ पे कि जब स्पीड ऑफ स्ट्रीम के डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड डायरेक्शन ऑफ बोट इक्वल, सेम दिशा में हो, सेम डायरेक्शन में हो, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और इफेक्टिव बोट की स्पीड क्या हो जाती है, दोनों ऐड हो जाती है। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम एंड डायरेक्शन ऑफ बोट आर अपोजिट, दोनों क्या हो, अपोजिट हो, तो हमारे पास इफेक्टिव बोट की स्पीड क्या हो जाती है उस वाटर में, माइनस कर देते हैं दोनों को, है ना, बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट बनता है। तो कहने का मतलब हमारे पास ये आ गया, निकल के आया है कि अप स्ट्रीम, इन अप स्ट्रीम स्पीड, है ना, स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, और स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या है हमारे पास, x प्लस वाई। तो इतनी सी बात आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारी बोट की इफेक्टिव स्पीड होगी। जब भी इस बोट और स्ट्रीम के, जब भी हम बोट और स्ट्रीम के क्वेश्चन पे बात करेंगे तो हमारी स्पीड यही होगी। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसे आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए और समझ भी लीजिए। तो हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या फाइंड करना है कि डिटरमाइन द स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड बोट, है ना। बोट मतलब कि उस पानी की धाराएं, उस जल की धारा जो है, ठीक है, लहरें जो है, उसकी स्पीड बतानी है, और क्या बतानी है, उस बोट की स्पीड बतानी है जो उसमें चल रहा है, वाटर में, कहा, स्टिल वाटर। तो हम क्या करते हैं, जो हमें फाइंड करना होता है उसे तो हम लेट कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, बहुत इजी सा, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर x किलोमीटर, है ना, x मान लिया हमने। अच्छा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप सिर्फ लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा, y। तो हमने x और y लेट कर लिया। ठीक है, अच्छा, अगर x y हमने बोट की और स्ट्रीम की स्पीड ले लिया तो इफेक्टिव स्पीड क्या हो जाएगी, इफेक्टिव
इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड, इन डाउन स्ट्रीम आप लिख सकते हो, है ना, क्या डाउन, इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इन डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब कि दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा, एक एक्स एक वाई, तो दैट मीन्स एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहां पे लेते हैं इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, आप अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को अपवर्ड और डाउनवर्ड भी बोल सकते हैं, क्वेश्चन में इस्तेमाल करके बोला जा सकता है कि अपवर्ड और डाउनवर्ड जाता है, तो वो एक ही बात हो जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा। तो ये हमारे पास x माइनस वाई हो जाएगा। तो इफेक्टिव स्पीड बोट की क्या है, डाउनवर्ड और अपवर्ड में ये है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर एंड 40 किलोमीटर, मतलब कि 30 किलोमीटर इधर जाता है, बोट जो है 30 किलोमीटर इधर जाता है, ठीक है, फिर जब यहां से वापस लौटता है तो कितना कवर करना पड़ता है उसे, 44 किलोमीटर, ठीक है। अपवर्ड बोला है, देखो अप स्ट्रीम बोला है ना, अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम मतलब ये है कि जब 30 किलोमीटर वो कवर करता है तो हमारे पास बोट का डायरेक्शन, बोट की डायरेक्शन और इसकी स्ट्रीम की डायरेक्शन जो है वो क्या हो, अपोजिट, ठीक है। और जब वो डाउनवर्ड, डाउन स्ट्रीम बोल रहा है तो क्या कह रहा है वो कि 44 किलोमीटर, यहां से जब वापस आ रहा है तो 44, डाउन स्ट्रीम मतलब कि हमारे पास बोट की स्पीड और स्ट्रीम, पानी की धारा, जल की धाराएं जो है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, दोनों सेम है। तो देखिए सेम डायरेक्शन में अगर हम चलेंगे तो हम ज्यादा कवर करेंगे ना, ज्यादा कवर करेंगे। जब अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे का अपोजिट दो ऑब्जेक्ट चलता है तो वो दोनों क्या करता है, वो कम स्पीड, वो कम डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। तो वो कह रहा है कि इन 10 आवर्स, आने और जाने में हमारे पास टाइम कितना ले लिया, 10 आवर्स, आने और जाने में 10 आवर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें पता है एक बात बहुत अच्छे से कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या पता है हमें, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और बहुत ध्यान से देखिएगा, स्पीड तो हमारे पास गिवन है, स्पीड हमने निकाला है, डिस्टेंस भी हमारे पास है ना, डिस्टेंस भी हमारे पास है, और टाइम क्या दे रखा है, टाइम ओवरऑल दे रखा है 10 आवर, आने और जाने दोनों का 10 आवर्स दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि यहां से t इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मैं मान लेता हूं, लेट कर लेता हूं यहाँ पे समझने के लिए कि जाने में जो हमें लगा है ना, जाने में t1 टाइम लगा है, ठीक है, जाने में t1 टाइम और उधर से आने में t2 टाइम, ठीक है। और इन दोनों को मिला के तो t1 प्लस t2 दोनों को ऐड करके तो t टाइम बना है ना, t टाइम। तो हम यहाँ करते हैं कि t1 प्लस t2 इक्वल टू कैपिटल T, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि t1 टेकिंग टाइम फॉर अप स्ट्रीम, और यहाँ पे t2 टेकिंग टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। इतनी सी बात आप लोग लिख भी सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे अगर शो कर देते हो तो कोई जरूरत नहीं है लिखने की, ठीक है। अच्छा t1 कैसे निकालेंगे, हमें तो पता है कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, t1 जाने में डिस्टेंस कितना है, 30 किलोमीटर, 30 अपॉन क्या होता है, स्पीड होता है ना, स्पीड जाने में कितना लगा होगा, अपोजिट है ना, अपोजिट वाला तो क्या होता है, अप स्ट्रीम, अपोजिट तो अप स्ट्रीम, जब डायरेक्शन अपोजिट होता है तो अप स्ट्रीम, तो x माइनस वाई प्लस t2 हमारे पास टाइम कितना लग गया यहाँ पे 44 किलोमीटर, तो यहाँ पे कवर करा इसने, और डिवाइड डाउन स्ट्रीम हो गया, क्योंकि जब हमारे पास डायरेक्शन सेम डायरेक्शन हो तो क्या होता है, सेम डायरेक्शन हो तो ये वाला हमारे पास डाउन स्ट्रीम है ना, x प्लस वाई इक्वल टू टोटल टाइम कितना लगा इसको, इस डिस्टेंस को कवर करने में, टोटल ये भी तो टाइम है हमारे पास, ये भी टाइम ऐड करके ये 10 आवर, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट हमारा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30
ये हमारे पास 30, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे पे। अगेन बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। एक क्वेश्चन अगर ये समझ जाते तो इसको आगे, इसके आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे ना, वो आप लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगेन क्या करता है, फिर हमारे पास क्या कहता है, फिर दूसरी बात, ये तो हमारा हो गया। दूसरी बात में कहता है कि इन 13 आवर्स 13 आवर्स में इट कैन गो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम। ये जाता भी है और आता भी है, ठीक है। कह रहा है कि अप स्ट्रीम कब होता है, हम आता रहते हैं अपोजिट, जब डायरेक्शन क्या हो दोनों की अपोजिट होती हो, तो वो कितना 40 किलोमीटर कवर करता है। एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, जब डायरेक्शन क्या हो, डायरेक्शन जब सेम हो दोनों का, बोट और स्ट्रीम का तो क्या 55 किलोमीटर। और इन सब को, इन पूरे डिस्टेंस को, इस पूरे डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लिया उसने, 13 आवर्स है ना, 13 आवर्स कवर करने में लिया है। अच्छा 13 आवर्स लिया, तो मान लिया हमने कि यहाँ पे हमें, यहाँ जाने में हमने लेट कर लिया कि जाने में हमें T1 टाइम लगा, आने में T2 टाइम लगा। तो इन दोनों को ऐड करके तो 13 आवर्स होगा। हमें पता नहीं कि जाने में कितना टाइम है, आने में कितना टाइम है, तो हमने T1 और T2 वो हम निकालेंगे। तो यहाँ से भी हमने T1 प्लस T2 इक्वल टू कैपिटल T, ठीक है। ये दूसरा कॉन्सेप्ट हमने तैयार कर लिया। यहाँ से T1 जब निकालेंगे, हमें पता है कि T कैसे निकालते हैं, टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हम लोग देखते हैं कि कितना है। डिस्टेंस हमारे पास जाने में, अगर मैं 40 किलोमीटर लेता हूँ, 40 अपॉन, अच्छा 40 क्या है, अपोजिट है ना। अपोजिट किसमें होता है, अप स्ट्रीम की डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में होता है ना। तो x माइनस वाई प्लस ये 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। तो इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो आप लोग बहुत जल्दी से इसको उतारिए। हम चलते हैं नेक्स्ट आगे की तरफ। तो आगे हम यहीं से ले लेते हैं। हमारे पास दो इक्वेशन है, लेट कर लेते हैं। ये दोनों इक्वेशन देख के आप लोगों को रिड्यूसिबल फॉर्म पता चल रहा होगा, रिड्यूसिबल फॉर्म है ना, x माइनस वाई, x माइनस वाई। तो लेट कर लेते हैं हम लोग। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू u एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू v। हमने जैसे ही इसे लेट करा तो हमारे पास वी हैव इक्वेशन, हमारे पास इक्वेशन कैसा हो जाएगा, 30u प्लस 44 v इक्वल टू 10, और यहां से 40u प्लस 55v इक्वल टू 30। इतनी सी बात आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या करना है कि अब इन दोनों में से किसी एक कोएफिशिएंट को हमें क्या करना है, इक्वल करना है। तो ये 13 है और ये 30 और ये 40 है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें पूरे में 4 से, इसमें पूरे में 3 से। ये करने से क्या होगा, हमारा ये हो जाएगा कि ये और ये कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग लिख भी लेना मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही हमारे पास इक्वेशन आ गई है 120u प्लस 176v इक्वल टू 40। ये 120u प्लस 165v, ठीक है, इक्वल टू 39। अब क्या करना है, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देना, सब्ट्रैक्ट कर देना ना। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये कैंसिल। अच्छा 165 में 176 में 165 माइनस करना है, तो ये 1 और ये भी 1, 11v इक्वल टू, यहाँ पे कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए, 1 और 1 और यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। v इक्वल टू 1 अपॉन 11। v कितना आ गया हमारे पास, 1 अपॉन 11। अगर v हमारे पास 1 अपॉन 11 आ गया है, तो v की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसमें, किसी में भी इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं।
ये इक्वेशन हम थर्ड ले लेते हैं, इक्वेशन हमारा फोर्थ, ठीक है। पुट v इन इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे तो जल्दी से आप लोग इसे लिख दीजिए, मैं इसे रफ करता हूं, उसके बाद फिर लिखेंगे। जब हम v की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में, तो इक्वेशन थर्ड हमारे पास है क्या, इक्वेशन थर्ड हमारे पास 30u प्लस 44v इक्वल टू 10, ठीक है। अच्छा 30u प्लस 44 मल्टीप्लाई 1/11 इक्वल टू 10, 11 4 44, तो 30u इक्वल टू, अच्छा ये 10 इसको इधर भेज देते हैं, ये -4 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो 30, तो u इक्वल टू 6/30, 6 5 का 30, तो 1/5, u की वैल्यू कितनी आई 1/5, u की वैल्यू 1/5 आ चुकी है, ठीक है। तो हमने लेट क्या किया, हमें तो एक्स वाई की वैल्यू चाहिए, तो नाउ u इक्वल टू 1/5 एंड v इक्वल टू 1/11। अच्छा u हमने किसको कंसीडर किया था, किसको, u हमने कंसीडर किया था 1/x माइनस वाई को इक्वल टू 1/5 एंड 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/11, ठीक है। और हमने कंसीडर किया था 1/x माइनस वाई को u, x प्लस वाई को v। तो इसको कैलकुलेट करें तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये इक्वेशन फिफ्थ और ये हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 11, ये इक्वेशन 6, ठीक है। तो फ्रॉम फिफ्थ एंड सिक्स, फिफ्थ और सिक्स से हम क्या देखेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 11, ठीक है। तो यहां से कुछ नहीं करना, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस ऑलरेडी है अपोजिट साइड, तो ये 2x इक्वल टू 16 और x इक्वल टू 16/8 to 8, x की वैल्यू 8, x कितनी आ गई 8, अगर x 8 आ गया तो पुट कर दीजिए x की वैल्यू किसमें, इक्वेशन 5 में, इन इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 पर जब इसे रखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 5 है और x हमारे पास क्या है 8 है, 8 माइनस वाई इक्वल टू 5, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 3, y कितना आ गया 3। तो दैट मीन्स ये हुआ, कहने का हमारा मतलब कंक्लूजन ये निकला है, क्या निकला,